गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल देख रहे थे और आधुनिक काल में छायावाद को देख रहे थे। छायावाद में भी अब इसको हम लोग उत्तरोत्तर छायावाद काल बोल सकते हैं, क्योंकि छायावाद में जो भी मुख्य कवि थे, चाहे प्रसाद हो, पंत हो, निराला हो, महादेवी वर्मा हो, राम कुमार वर्मा हो, जानकी वल्लभ शास्त्री हो, ठीक है, मोहनलाल महतो वियोगी हो, उदय शंकर भट्ट हो, इन सबों को हम लोग देख चुके थे। अब जो छायावाद के समांतर चलने वाली तीन काव्य धाराएं थी, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग देख रहे थे आधुनिक काल। हम लोग किसको देख रहे थे? आधुनिक काल को देख रहे थे। और आधुनिक काल में भी हम लोग छायावाद की बात कर रहे थे, छायावाद। और आज ये क्लास कौन सी है? क्लास 10वीं होगी मेरे ख्याल से। तो छायावाद के जो भी मुख्य कवि थे उनको हम लोग पढ़ लिए थे। अब आज की क्लास में देखना यह है कि छायावाद के समांतर चलने वाली जो काव्य धाराएं थी, जो तीन प्रकार की काव्य धाराएं समांतर चल रही थी, जिसे आप लोग हालावाद बोलते हैं। एक था राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्य धारा और एक समष्टि या सामाजिक चेतना प्रधान काव्य धाराएं। उनके बारे में बात करते हैं कि उसके प्रवर्तक कौन है, उसकी समय सीमा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, या उन काव्य धाराओं के अंतर्गत कौन कौन से कवि रखे गए हैं। इससे होगा क्या? इससे एक तो ये पता चलेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो उप विभाजन किए गए हैं छायावाद के, वो कौन कौन से हैं, और इससे एक प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है। पूछा प्रश्न जाता है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, हालावाद के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, या सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं, इससे वर्ण विषय विषय वस्तु आदि का भी ज्ञान होता है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि छायावाद के समांतर चलने वाली काव्य धाराएं। छायावाद के जो प्रमुख कवि थे उनको हम लोग पढ़ रहे हैं, लिए थे। तो आज देखते हैं छायावाद के समांतर, छायावाद के समांतर चलने वाली काव्य धाराएं, चलने वाली काव्य धाराएं, जो छायावाद के समांतर चल रही थी काव्य धारा, वो कौन कौन सी थी। तो छायावाद के समांतर चलने वाली काव्य धाराएं तीन हुई थी। कौन कितने हुई थी? तीन। पहली कौन सी थी? पहली वो थी जिसका नाम था व्यक्ति चेतना प्रधान, व्यक्ति चेतना प्रधान, व्यक्ति चेतना प्रधान, व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा, व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा, या इसी को बोलते हैं हालावाद, या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हालावाद। जो व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा है, यही क्या कहलाता है? हालावाद कहलाता है। दूसरा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्य धारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्य धारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्य धारा। और तीसरी जो काव्य धारा थी वो थी सामाजिक, सामाजिक या समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा, सामाजिक या समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा। ये तीन काव्य धारा जो है छायावाद के समांतर चल रही थी हिंदी साहित्य के इतिहास में। कौन कौन? व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा जिसे हालावाद बोलते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्य धारा, सामाजिक या समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा। जो ये तीनों काव्य धाराएं छायावाद के समांतर चल रही थी, और इसकी समय सीमा भी छायावाद की समय सीमा के अंतर्गत ही रखी गई है। जैसे अगर बात करें हम लोग व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा के, तो इसके प्रवर्तक
जो हैं, जो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। अगर इसका समय सीमा देखें तो ये 3 साल ही रहा था, 1933 से लेकर 1936 तक, मात्र इसका पीरियड जो था इतना ही था। तो जो भी काव्य धाराएं चली थी वो छायावाद के अंत में भी इसका अंत हो जाता है, इसलिए इसे छायावाद के समांतर चलने वाली काव्य धारा कहा जाता है। तो प्रत्येक को देखते हैं। आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं हालावाद या व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा को। नंबर 1, व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को हालावाद कहा जाता है, या क्या यह कही है, या इसे हालावाद हम लोग कह सकते हैं, व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा या हालावाद। अब प्रत्येक चीजों को बारीकी से समझिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर इसकी समय सीमा देखें कि हालावाद या व्यक्ति चेतना प्रधान की समय सीमा क्या है, समय सीमा इसका समय सीमा है 1933 से लेकर 1936 ईस्वी तक। 1933 से 1936 ईस्वी तक का इसको जो पीरियड है वो कहलाता है व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा या हालावाद कहलाता है। ठीक है। हालावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अगर हालावाद शब्द देखें कि हालावाद, ये जो शब्द है हालावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? हालावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता, हालावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया या हालावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? अगर इस पर बात करें तो हालावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं। कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी है। इन्होंने ही हालावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। हरिवंश राय बच्चन इसके प्रवर्तक हैं, प्रयोगकर्ता नहीं है। वो क्या लिखे? हालावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता। तो हालावाद जो शब्द है उसका प्रथम प्रयोक्ता नंद दुलारे वाजपेयी हैं, लेकिन अगर हालावाद के प्रवर्तक पूछे तो इसके प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। लिख लीजिए, हालावाद के प्रवर्तक, हालावाद के प्रवर्तक तो ये कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है इसे क्या है? ये इसके प्रवर्तक हैं। हालावाद के प्रवर्तक कौन हो गए? हरिवंश राय बच्चन हो गए। ठीक है। हिंदी में हालावाद का आगमन किस साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ है? ये प्रश्न पूछा भी गया है कि हिंदी साहित्य में हालावाद का आगमन किस साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ है? तो हिंदी में हालावाद का आगमन जो है वो फारसी साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ है। इस बात को आप लोग लिख भी लीजिए, लिख सकते हैं कि हिंदी में हालावाद का आगमन फारसी साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ। हिंदी में हालावाद का आगमन जो है वो किस साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ था? तो वो फारसी साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ था। ठीक है। लिखिए इतना, फिर आगे चलते हैं। हालावाद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। हालावाद को विद्वानों ने अन्य नाम भी दिए हैं, तो इसको लिखाते हैं आगे। यहाँ तक होगी। तो आज सबसे पहले हम लोग हालावाद की बात कर रहे थे और आगे लिखिए, हालावाद को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम। हालावाद को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम। हालावाद को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम। हालावाद को किस विद्वान ने क्या नाम दिया है इसको देखिए। जो पहला अभी नाम था इसका कि व्यक्ति चेतना प्रधान
व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा। तो व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा इसको किसने कहा था? हालावाद को व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा किसने कहा था? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। और हरिवंश राय बच्चन ने किसने कहा था? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त व हरिवंश राय बच्चन, ये दोनों ने ये नाम दिया था। हरिवंश राय बच्चन दोनों ने इसको क्या कहा था? इसको कहा था कि ये हालावाद का दूसरा नाम है, अर्थात व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा है। अच्छा, हालावाद नाम किसने दिया? हालावाद अभी तुरंत बताए थे कि हालावाद शब्द का प्रथम प्रयोग तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। तो हालावाद किसने कहा? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। ठीक है, तीसरा नाम आइए, इसको व्यक्तिवादी गीति कविता किसने कहा? व्यक्तिवादी गीति कविता किसने कहा? व्यक्तिवादी गीति कविता, तो व्यक्तिवादी गीति कविता इनको किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। कितने नाम हो गए? 3। नंबर 4, रोमांसवाद किसने कहा? हालावाद को रोमांसवाद नाम किसने दिया? तो रोमांसवाद इसको गुलाब राय ने कहा था। किसने कहा? तो गुलाब राय ने कहा। और स्वच्छंदावाद काव्य इसको आचार्य शुक्ल ने कहा था। ये भी लिख ही लीजिए। कितना हो गया? 4 नाम हो गया ना। हालावाद का को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम, व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा गणपति चंद्र गुप्त और हरिवंश राय बच्चन ने कहा। हालावाद नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। व्यक्तिवादी गीति कविता डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। रोमांसवाद गुलाब राय ने कहा। और स्वच्छंदावादी काव्य किसने कहा? स्वच्छंदावादी काव्य इसको यही लिख लीजिए, नंबर 5 में, अंतिम है ही। स्वच्छंदावादी काव्य, तो स्वच्छंदावादी काव्य किसने कहा? स्वच्छंदावादी काव्य आचार्य शुक्ल ने कहा। किसने कहा था? तो आचार्य शुक्ल ने कहा था। स्वच्छंदावादी काव्य किसने कहा? स्वच्छंदावादी काव्य आचार्य शुक्ल ने हालावाद को कहा। स्पष्ट है? ये हो गया हालावाद को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। चलिए, अब हालावाद के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से इसमें कवि आएंगे, उनको हम लोग देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हैं अति और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। हरिवंश राय बच्चन तो इसमें है ही, भगवती चरण वर्मा भी इसी में आते हैं। ठीक है, नरेंद्र शर्मा भी इसी में आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन को पढ़ना है तो विस्तार से, तो उनको इस कालाकाश के अंत में, अर्थात जब हालावाद खत्म होने वाला रहेगा उस समय पढ़ाएंगे। अभी छोटे छोटे जो कवि हैं उनको देख लेते हैं। तो लिखिए, हालावाद के प्रमुख कवि। हालावाद के प्रमुख कवि, तो हालावाद के प्रमुख कवि में नंबर 1 लिख लीजिए, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, आज इनको सबसे पहले देखते हैं, भगवती चरण वर्मा को। इनका जन्म कब हुआ? भगवती चरण वर्मा जी का इनका जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में, उन्नाव उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? 1903 ईस्वी में उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। निधन की अगर बात करें कि इनका निधन कब हुआ, तो इनका निधन अगर देखें कि भगवती चरण वर्मा जी का निधन कब हुआ, तो इनका निधन हुआ था 1981 ईस्वी में। कब हुआ इनका निधन? 1981 में। काव्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी थी? कुछ ज़्यादा तो है नहीं। काव्य रचनाएं की अगर बात करें, इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो लिखिए, पहला है मधुकन, लेकिन जो भी है मोस्ट है मधुकन।
मधुकरण कब की है? 1932 ईस्वी की है, 1932। दूसरा प्रेम संगीत, दूसरा कौन सा है? दूसरा है प्रेम संगीत, ये कब की थी? ये 1937 ईस्वी की है। कब की है? 1937 ईस्वी। मधुकरण 1932। नंबर 3 मानव, मानव काव्य जो है, मानव कब की है? ये 1940 ईस्वी की है। और एक और लिख लीजिए मानव के बाद, एक और कविता थी इनकी, रंगों से मोह, रंगों से मोह। रंगों से मोह कब की है? रंगों से मोह 1962 ईस्वी की होगी, है ना, 1962 ईस्वी। ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हो गई और यही 4 ही हैं। भैंसा गाड़ी इनकी कविता है, काव्य नहीं है, इनकी कविता है और एक प्रसिद्ध कविता है। लिखाते हैं उसके बारे में, पहले इतना तो लिखिए। हो गया, चलिए आगे। इनके बारे में कुछ तथ्य लिख लीजिए, या विशेष तथ्य जिसको बोलते हैं, थोड़ा इसको याद रखिएगा। नंबर 1 में लिखिए भैंसा गाड़ी, भैंसा गाड़ी इनकी प्रगतिवादी व प्रसिद्ध कविता है, प्रसिद्ध कविता है। कैसी कविता है? तो एक तो प्रगतिवादी भी है और प्रसिद्ध भी है। देखिए, ये एक ऐसे महापुरुष हैं भगवती चरण वर्मा जो छायावाद के अंतर्गत रहे और छायावाद का ही विरोध किया। ये बात जब इनके साहित्य को पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास में तो समझ में आएगी कि ये छायावाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनकी काव्य रचनाओं का अगर समय सीमा देखा तो छायावाद के अंतर्गत आते हैं ये, और छायावाद के अंतर्गत रहकर भी इन्होंने छायावाद का विरोध किया था। विशंभरनाथ मानव ने, विश्वंभर मानव ने, विशंभर मानव ने इन्हें नियतिवादी कवि कहा था। इन्हें क्या कहा था? इनको नियतिवादी कवि कहा, इनको नियतिवादी कवि कहा। विशंभर मानव ने इनको क्या कहा था? तो इनको नियतिवादी कवि कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मौज एवं मस्ती का कवि कहा था। इन्हें मौज एवं मस्ती का कवि कहा। क्या कहा? मौज एवं मस्ती का कवि कहा था। समझ में आ गया? तो ये बातें किनके बारे में हो गई? ये बारे में हो गई भगवती चरण वर्मा के बारे में। तो जो छायावाद हालावाद के अंतर्गत जो प्रमुख कवि आते हैं, या व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं, उसमें एक हो गए भगवती चरण वर्मा। दूसरे नंबर पर आइए और लिखिए दूसरे नंबर के कवि नरेंद्र शर्मा। दूसरे के कवि कौन है? दूसरे कवि का नाम लिखिए नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा। इनके बारे में देखते हैं, नरेंद्र शर्मा के बारे में। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में। जन्म 1913 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म भी जो है वो खूजी में हुआ था, और खूजी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। खूजी, उत्तर प्रदेश। निधन कब हुआ? 1991 ईस्वी में। निधन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। स्पष्ट है? इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं इनको देख लीजिए। अगर इनकी काव्य रचनाओं को देखिए, महत्वपूर्ण है काव्य रचनाएं। तो इनकी काव्य रचनाओं में क्रम से लिखिए। नंबर 1 प्रभात फेरी। प्रभात फेरी कब की है? 1938 ईस्वी की है, 1938।
नंबर 2 प्रवासी के गीत, प्रवासी के गीत कब की है प्रवासी के गीत, ये भी 1938 ईस्वी की है प्रवासी के गीत। नंबर 3 पलाश वन, पलाश वन, पलाश वन ये 1939 ईस्वी की है। नंबर 4 मिट्टी और फूल, मिट्टी और फूल मिट्टी और फूल, मिट्टी और फूल कब की है, ये 1942 ईस्वी की है। नंबर 5 कामिनी, कामिनी कब की है, कामिनी 1942 ईस्वी। नंबर 6 कामिनी के बाद हंसमाला, हंसमाला, हंसमाला 1946 ईस्वी की है, 40 और 46। नंबर 7 रक्तचंदन था, रक्त मतलब लाल, रक्तचंदन, रक्तचंदन कब की है, 1949 ईस्वी। नंबर 8 रक्तचंदन के बाद अग्निशय है, अग्निशस्य, क्या है अग्निशस्य, अग्निशस्य कब की है, 1951 ईस्वी की है। 8 हो गया। नंबर 9 अग्निशूल, ये 52 में है। नंबर 9 में अग्निशूल, अग्निशूल कब की है, 1952 ईस्वी। और नंबर 10, नंबर 10 में लिखिए शूल फूल, ये 1953 में है। शूल फूल कब की है, 1953 ईस्वी। ये 10 लिखिए और लिखाते हैं। नरेंद्र शर्मा, जन्म 1913 ईस्वी, निधन 1951 ईस्वी। काव्य रचनाएं प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1938, पलाश वन 1949, मिट्टी और फूल 1942, कामिनी 1942, हंसमाला 1946, रक्तचंदन 1949, अग्निशस्य 1951, अग्निशूल 1952, शूल फूल 1953। 10 हो गया। 11 नंबर पर लिखिए उत्तर जय 1952 की है ये भी, हाँ उत्तर जय 52। 10 11 उत्तर जय, उत्तर जय कब की है, 1952 ईस्वी। नंबर 12, 12 में लिखिए कर्णफूल, कर्णफूल, कर्णफूल 1953 की थी, कर्णफूल 1953 ईस्वी। नंबर 13 में लिखिए द्रौपदी, नंबर 13 द्रौपदी, द्रौपदी एक इनका खंड काव्य है, याद रखेंगे। द्रौपदी क्या है इनका खंड काव्य है, कब की है, 1960 ईस्वी, लिख लीजिए खंड काव्य है ये, द्रौपदी इनका खंड काव्य है। नंबर 13 हो गया। नंबर 14 में लिखिए कदली बन 1960, कदली केला को बोलते हैं, कदली बन 1960। और एक रचना इनकी और थी 15 में, प्यासा निर्झर 1964, प्यासा निर्झर 1964। ये हो गई इनकी काव्य रचनाएं, और इसी के साथ नरेंद्र शर्मा भी हो गए फ्री। चलिए अगले महत्वपूर्ण कवि की ओर हम लोग चलते हैं। तो नरेंद्र शर्मा दूसरे नंबर पर हो गए। नंबर 3 में लिखिए गोपाल सिंह नेपाली, बेतिया बिहार के रहने वाले थे, आप लोग इनको जानते होंगे। और इनकी मृत्यु भागलपुर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हो गई थी, यात्रा के दौरान ही, भागलपुर स्टेशन पे। चलिए नंबर 3 गोपाल सिंह नेपाली। तीसरे कवि आज के यानी हालावाद के तीसरे कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह
नेपाली। चलिए, जन्म 1913 ईस्वी, जन्म 1913 ईस्वी। कहाँ? बेतिया। बेतिया कहाँ पड़ता है जी? पश्चिमी चंपारण में पड़ता होगा ना, चंपारण बिहार, बेतिया में है। निधन कब हुआ था? 1963 में हुआ था, भागलपुर में। निधन 1963 ईस्वी, कहाँ हुआ था? भागलपुर जंक्शन में। काव्य रचनाएं लिखिए, ज्यादा नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। काव्य रचनाएं अधिक नहीं है परंतु महत्वपूर्ण है। नंबर 1 लिख लीजिए, उमंग। नंबर 1 में उमंग। उमंग कब की थी? 1934 ईस्वी की है। नंबर 2, उमंग के बाद पक्षी। पक्षी ये भी 1934 की है, 1934। नंबर 3, रागिनी। रागिनी 1935 की है। रागिनी, रागिनी कब की है? 1935 ईस्वी, 1935। रागिनी के बाद नंबर 4, पंचमी। पंचमी, पंचमी 1943 ईस्वी की थी, पंचमी। पंचमी के बाद रिमझिम, नंबर 5 में रिमझिम। रिमझिम, रिमझिम कब की है? रिमझिम 1945, रिमझिम भी 1945 की है। नंबर 6, नंबर 6 में लिखिए कल्पना। कल्पना 1947 की है, कल्पना 1947। नंबर 7, अंचल। अंचल, अंचल कब की है? अंचल 1950 ईस्वी की है। और एक और इनकी रचना थी 8वीं, हमारी राष्ट्रवाणी। अंतिम है हमारी राष्ट्रवाणी। हमारी राष्ट्रवाणी कब की है? ये 1952 ईस्वी की है। और इसी के साथ ये समाप्त भी हुए। गोपाल सिंह नेपाली को इतना ही देखना है, लेकिन ये बिहार के हैं तो बिहार के एग्जाम के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिहार के जो भी रचनाकार हैं उनको बारीकी से देखें, उनके सभी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखें, जन्म मृत्यु ये सब जरूर याद रखें। चलिए, तीन हो गए। नंबर 4, बिहार के एक ठो और लिखिए, आरसी प्रसाद सिंह। कितने नंबर पर थे ये नेपाली जी? गोपाल सिंह नेपाली हो गए 3। नंबर 4 में लिखिए आरसी प्रसाद सिंह। आरसी, आरती नहीं है, आरसी है, आरसी प्रसाद सिंह। ये भी बिहार के ही हैं, इसीलिए इनको हम यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं। उतने महत्वपूर्ण ये है नहीं, लेकिन बिहार के हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो गए बिहार के एग्जाम के लिए। जन्म 1900 कब? 11। जन्म 1911 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? समस्तीपुर में जगह पड़ता है, एराउत। एराउत इनका था, अर्थात समस्तीपुर याद रखिए, एराउत नहीं पूछेगा। समस्तीपुर बिहार। निधन कब हुआ? 1996 में। निधन 1996 ईस्वी में इनका हो गया निधन। काव्य रचनाएं देखिए इनकी कौन कौन सी हैं। काव्य रचनाएं ज़्यादा नहीं है, एक पेज में ही सिमट जाएंगे। लिखिए जल्दी। चलिए, नंबर 1 कलापी 1938 की है। कलापी 1938 ईस्वी। नंबर 2 संचेता। संचेता
कब की थी? 1942 की है। नंबर 3, जीवन और यौवन, जीवन और यौवन, जीवन और यौवन कब की है? 1944 ईस्वी। नंबर 4, नई दिशा, नई दिशा कब की है? नई दिशा 1944 की है, 1944। नंबर 5, पंचजन्य, पांचजन्य था या पंचजन्य? पांचजन्य था, पंचजन्य नहीं। पंचजन्य तो एक शंख है जो भगवान विष्णु के हाथ में है। पंचजन्य, पंचजन्य कब की थी? 1945 की है, 45 ईस्वी। और अंतिम इनकी जो रचना है वो है प्रेम गीत, प्रेम गीत, ये है 1954 ईस्वी की। तो ये हो गए आरसी प्रसाद सिंह। ठीक है, तो हालावाद के अंतर्गत जो प्रमुख कवि थे वो हो गए समाप्त लगभग। अब इसमें के अंतर्गत, हालावाद के अंतर्गत 2 प्रमुख कवि को और पढ़ना है। एक है रामेश्वर शुक्ल अंचल और एक है आपके हरिवंश राय बच्चन। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल और हरिवंश राय बच्चन, ये 2 कवि और बच चुके हैं। आज चाहकर भी हरिवंश राय बच्चन को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इनको ख़त्म करने के लिए कल हमको पढ़ाना ही पड़ेगा अगले क्लास में। तो उसी क्लास में हम लोग रामेश्वर शुक्ल अंचल को भी देख लेंगे, पहले हरिवंश राय बच्चन को देख लेंगे और अंत में रामेश्वर शुक्ल अंचल को देख लेंगे। तो हालावाद हो जाएगा कंप्लीट। हालावाद के बाद हम लोग पहुँचेंगे कहाँ? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा जो थी उसमें हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ेंगे, सियाराम शरण गुप्त को पढ़ेंगे, दिनकर जी को पढ़ेंगे, ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन को देख लेंगे, केदारनाथ मिश्र प्रभाकर को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, सोहन लाल द्विवेदी को, उनको उसमें देखेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में। उसके जो प्रमुख कवि हुए वो माखनलाल चतुर्वेदी हुए, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, ये सब सोहन लाल द्विवेदी हो गए। ठीक है, तो ये सब कवि जो थे वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के हैं, तो उनको हम लोग अगले क्लास में ही देखेंगे। ठीक है, अभी मेरी और भी क्लास है, तो आज इस क्लास में इतना ही। और क्लास तो सही रूप से चल ही रहा है। आप लोग को अगर कोई दिक्कत है या कुछ नए बच्चे हैं जिनको एडमिशन लेना है तो वो मेरे नंबर पे कॉल करके मैसेज करके बात कर सकते हैं। एक बात और, जो बच्चे नए हैं अगर उनको क्यूज देना हो तो प्रतिदिन टेलीग्राम पे क्यूज चलता है सजग क्लासेस में। तो सजग क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल। ठीक है, वहीं पे मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम है और वहीं पे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो उसमें जाके आप लोग जुड़ सकते हैं और डेली आप लोग क्यूज दे भी सकते हैं। और या उस क्यूज में बहुत सारे जो हैं बहुत सारे नोट्स भी वहाँ आप लोगों को मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे बहुत सारे नोट्स भी जिनको जो चाहिए, या वैसे बच्चे जिनको ज़रूरत होता है तो वो हमें भी मैसेज करते हैं, तो हम जब मैसेज देखते हैं उनको रिप्लाई, उनका जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो भेज देते हैं। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास से मिलते हैं और हम लोग रामेश्वर शुक्ल अंचल को और हरिवंश राय बच्चन को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।